हेलो दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपको क्लास में। तो चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं। तो बच्चे, जहां तक मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा रहा था तो आपने केयर किया होगा, मैंने आपको विधानसभा शुरू कर दिया था। विधानसभा के सारे कंडीशन समझाए। आज देखिए, हमें समझना है विधानसभा की शक्तियां, कार्य एवं शक्तियां। तो विधानसभा की कार्य और शक्तियां के कुछ अलग अलग डायमेंशंस हैं। हमें उन सारे डिफरेंट डायमेंशंस को समझना है। अगर कोई सिंपल बिल है, कोई साधारण विधेयक है, उसका प्रोसीजर क्या है, फिनांस बिल है, मनी बिल है, उसका प्रोसीजर क्या है, तमाम बातें हम सीखते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विधानमंडल की, आज हम शक्तियों से स्टार्ट करना है। हमें विधानमंडल की क्या है, सारी शक्तियां। ठीक है, तो विधानमंडल को भारतीय संविधान ने कौन कौन सी शक्तियां सौंपी हुई है, यहाँ पर सभी बच्चे याद रखेंगे आप लोग कि जिस तरह जो मैंने आपको केंद्र में बताया था, जैसा हमने संघीय सरकार के लिए समझा था, संसद के लिए समझा था, कुछ इसी से मिलती जुलती बात हमें यहाँ पर भी क्या है, समझना है। तो शक्तियों में सबसे पहले याद रखेंगे कि हम विधायी शक्ति की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं और विधानसभा की हम पहले किस शक्ति की बात करेंगे, तो हम सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा के विधायी शक्ति की, विधायी शक्ति। और हम समझना है विधायी शक्ति क्या है। देखिए बच्चे, सबसे पहले याद रखिएगा, विधायी शब्द का मतलब होता है कानून, कानून वाली शक्ति। तो यही विधायी शक्ति हमें विधानसभा के रेफरेंस में समझना है कि विधानसभा को कौन सी विधायी शक्ति क्या है, मिली हुई है। क्लियर हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले एक बात याद रखेंगे सभी लोग कि संविधान की 7वीं अनुसूची में, ठीक है, याद रखिएगा कि संविधान की ये जो 7वीं अनुसूची है, संविधान की 7वीं अनुसूची में, ठीक है, सूचियां दी गई हैं। क्या दी गई हैं? सूचियां दी गई हैं। अब इन जो सूचियां दी गई हैं बच्चे, इसी में एक सूची आती है जिसे हम कहते हैं राज्य सूची। क्या कहते हैं? राज्य सूची। तो हमने देखा कि संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान की 7वीं अनुसूची में कुछ सूचियां दी गई हैं, जिसमें एक राज्य सूची आती है, जिस पर यह कहा जाता है कि राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। क्लियर है? तो संविधान की 7वीं अनुसूची में कुछ सूचियां दी गई हैं, जिसमें राज्य सूची है, और राज्य सूची पर राज्य विधानसभा क्या कर सकता है? कानून बना सकता है। क्लियर हो गया बच्चे? राज्य विधानसभा कानून बना सकता है। क्लियर हो गया? तो हमने देखा कि संविधान की 7वीं अनुसूची में कुछ सूचियां हैं, इसी में एक राज्य सूची है, और राज्य सूची पर कानून कौन बना सकता है? राज्य विधानसभा। याद रखना है कि राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार किसे मिला है? तो वो मिला हुआ है हमें राज्य के विधानसभा को। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इन्हीं सूचियों में एक समवर्ती सूची भी है। क्लियर है? जैसे ये जो सूचियां दी गई है, इन्हीं में एक ऐसी भी सूची है जिसे हम कहते हैं समवर्ती सूची। तो कहा जाता है कि समवर्ती सूची पे जो संघ सरकार है और जो राज्य सरकार है, दोनों क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। दोनों कानून बना सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि समवर्ती सूची पर भी राज्य विधानमंडल को या विधानसभा को ये शक्ति है कि आप समवर्ती सूची पर भी कानून बना सकते हैं। लेकिन बच्चे, ये शक्ति तो संघ को भी दी गई है। संघ को कहा गया है कि आप भी समवर्ती सूची पर क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि दोनों के कानून में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, संघ सरकार कुछ और बनाए और राज्य सरकार कुछ और बनाए, तो किसका कानून मान्य होगा? तो इस बात को याद रखना है कि संघ सरकार जो है इसमें क्या होगी? प्रभावी होगी। क्लियर है? कौन प्रभावी होगा? संघ प्रभावी होगा। यानी राज्य सरकार अगर संघ सरकार से अलग कानून बनाता है तो वहां तक वो कानून खुद ब खुद जीरो हो जाएगा, जहां तक संघ कानून ने इसे बनाया है। तो इस बात को भी याद रखना है आपको कि समवर्ती सूची पर भी विधानसभा को अधिकार है, लेकिन यहाँ पर संघ सरकार क्या है? प्रमुख है। लेकिन एक बात याद रखिएगा बच्चे कि अगर मान लीजिए कि समवर्ती सूची में अगर कोई विधेयक पारित हुआ है, समवर्ती सूची में अगर कोई विधेयक पारित हुआ है और उस विधेयक को राष्ट्रपति के सहमति के लिए रखा गया है और राष्ट्रपति ने उस पर अपनी सहमति दे दी है, तब वो कानून अवैध नहीं होगा, भले ही संसद उस विषय पे पारित
कानून के विरोध में ही क्यों हो। एक बात याद रखना है बच्चे कि समवर्ती सूची पर संघ सरकार भी कानून बनाएगी, राज्य भी कानून बनाएगी, लेकिन प्रभावी कौन होगा, संघ सरकार होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस विषय को, जैसे इस विषय को राष्ट्रपति की सम्मति के लिए रखा गया हो, इस विषय को राष्ट्रपति के लिए रखा गया हो, जिस पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है बच्चे, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित हो, राष्ट्रपति के लिए क्या हो, वो विषय आरक्षित हो और राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति भी दे दें, और राष्ट्रपति अपनी क्या करे, सहमति भी दे दें, और राष्ट्रपति अपनी सहमति भी दें, क्लियर है, तो वह मान्य होगा, तो वह क्या हो जाएगा बच्चे, मान्य होगा। पूरी बात समझ में आ गई। यानी समवर्ती सूची पे राज्य विधानसभा का कानून तभी प्रभावी होगा जब वो कानून को वो राष्ट्रपति की सहमति के लिए रखे और राष्ट्रपति क्या करे, उस पर अपनी सहमति दे दे, तब वह कानून क्या हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। इसलिए मान्य होगा क्योंकि खुद राष्ट्रपति जी ने उस पर क्या किया है, अपनी सहमति दे दी है। पूरी बात समझ में आ गई। चलिए बच्चे, विधायी शक्ति में ही हम आगे बढ़ते हैं और एक समझते हैं सामान्य विधेयक के संबंध में प्रक्रिया। जरा देखते हैं कि सामान्य विधेयक के संबंध में क्या प्रक्रिया है। पहले मैं ये मिटा दूं, ये आप समझ चुके हैं पूरा, ओके। अब हम आते हैं सामान्य विधेयक के संबंध में। तो जरा समझते हैं कि सामान्य विधेयक के संबंध में क्या हो रहा है। सामान्य, अब हम किसी सामान्य विधेयक की बात कर रहे हैं, ऐसे कोई विधेयक की बात नहीं कर रहे जो राष्ट्रपति वगैरह के लिए क्या है, अभी आरक्षित है। बच्चे अगर मान लीजिए कि सामान्य विधेयक राज्य विधानसभा या विधान परिषद में पेश किया जाता है, क्लियर है, किसी में भी आप पेश कर सकते हैं, या तो आप इसे विधानसभा में पेश कीजिए या विधान परिषद में पेश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सामान्य विधेयक के लिए, ठीक है। विधानसभा या परिषद में पेश होता है, विधानसभा या परिषद में क्या होता है, ये पेश होता है सामान्य विधेयक, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लेकिन कंडीशन क्या हो रहा है बच्चे, ये समझिए। मान लीजिए विधानसभा में पेश हुआ है और विधेयक को विधानसभा ने पारित कर दिया, ठीक है। चलिए कंडीशन समझते हैं। यदि विधानसभा में विधेयक पेश हुआ हो, यदि विधानसभा में विधेयक पेश हुआ हो, यदि विधानसभा में विधेयक पेश हुआ हो तथा पारित होकर विधान परिषद में जाए, पारित होकर अब कहाँ गया बच्चे, विधान परिषद में गया। तो देखिए अब विधान परिषद क्या कर सकती है, ठीक है, क्योंकि विधानसभा में पेश हुआ था, विधानसभा ने उसे पारित कर दिया और पारित करने के बाद अब वो जो विधान परिषद को भेजा जाता है, तो अब विधान परिषद क्या करता है, देखिए परिषद में जाए तो क्या होगा, पहला कंडीशन, या तो विधान परिषद अस्वीकृत करेगा, क्लियर है। पहला कंडीशन याद रखिए कि अगर विधेयक विधानसभा में पेश हुआ हो और विधानसभा से पारित होने के बाद वो विधेयक कहाँ चला गया हो, विधान परिषद में चला गया हो, तो विधान परिषद क्या कर सकती है, पहला विधान परिषद अस्वीकृत कर देगी, ठीक है, या 3 माह की अवधि तक अपने पास रखेगी, और क्या हो सकता है बच्चे, या 3 माह तक रखती है, 3 माह तक रखती है। देख रहे हैं कंडीशन, पहला या तो अस्वीकृत कर दे, दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि 3 माह तक अपने पास रखती है, या ये भी हो सकता है कि संशोधन करे, क्या करे, कोई संशोधन कर दे, ये विधान परिषद कर सकती है, या संशोधन करे, क्लियर है। फिर से यहाँ पर सभी बच्चे क्लियर कीजिए कि अगर कोई सामान्य विधेयक विधानसभा में पेश होता है और विधानसभा से पारित होकर वो विधान परिषद जाता है, तो विधान परिषद क्या कर सकता है, पहले तो विधान परिषद उसको स्वीकृत कर सकता है, ठीक है, या 3 माह तक अपने पास रखेगा, या विधेयक में ऐसा कोई संशोधन करता है जो विधानसभा को मान्य नहीं है, तो विधेयक को वापस राज्य विधानसभा भेजा जाता है, ठीक है, करे। अब देखिए क्या होता है, तो विधेयक वापस, तो विधेयक पुनः, ठीक है, तो विधेयक वापस विधानसभा भेजा जाता है, विधेयक वापस फिर कहां भेजा जाता है, विधानसभा भेजा जाता है। ये देखिए बच्चे,
सभा भेजा जाता है। देख रहे हैं, यानी ये 3 कंडीशन याद रखिएगा जो विधान परिषद के पास है। या तो विधेयक को विधान परिषद क्या करती है, अस्वीकृत कर देती है, या 3 माह तक अपने पास रखती है, या उसमें कोई ऐसा संशोधन करती है जो विधानसभा को पसंद नहीं हो, तब ये विधेयक फिर वापस कहाँ भेज दिया जाता है, वापस विधानसभा भेज दिया जाता है। क्लियर हो गया? ओके। अब जब विधानसभा में चला गया तब विधेयक को पुनः विधान परिषद को वापस भेजा जाता है। क्लियर है? फिर याद रखिएगा, तब पुनः विधान परिषद को भेजा जाता है, फिर से विधान परिषद में भेजा गया, तब पुनः विधान परिषद में भेजा जाता है, तब पुनः विधान परिषद में भेजा जाता है। ठीक है, इस कंडीशन के बाद फिर विधान परिषद में भेजा गया। अब देखिए फिर क्या होगा बच्चे, फिर यही चीज है, या तो वो अस्वीकृत करे, ये 3 पॉइंट फिर यहाँ पर आगे बच्चे देख रहे हैं, यही पॉइंट, या तो वो अस्वीकृत कर दे, जैसे मान लीजिए ए, बी और सी मैंने इसके नाम रख दिया, तो फिर यहाँ पर ये ए हो सकता है। ठीक है, या तो वो क्या करेंगे, अस्वीकृत करेंगे, या फिर बी करेंगे, या फिर सी करेंगे। देखिए तीनों कंडीशन होंगे, अस्वीकृत कर दें, या 3 माह तक अपने पास रखें, या उसमें फिर संशोधन करें। अब उसी प्रकार क्या हो रख सकते हैं, करते हैं, तो विधेयक को बच्चे उसी प्रकार पारित माना जाएगा जैसे विधानसभा ने भेजा था। तो याद रखना है, तब विधेयक उसी प्रकार पारित माना जाएगा, तब विधेयक उसी प्रकार पारित मान लिया जाएगा, पारित मान लिया जाएगा। पूरी बात आपको समझ में आ चुकी है? तो ये कंडीशन याद रखिएगा कि अगर विधानसभा में कोई विधेयक गया और विधानसभा में पास हुआ, पारित होने के बाद विधान परिषद में आएगा, तो विधान परिषद या तो स्वीकृत करेगा या 3 माह तक अपने पास रोक सकता है। याद रखिएगा 3 माह तक, या फिर संशोधन करे, तो विधेयक वापस कहाँ चला गया, विधानसभा। फिर विधेयक विधानसभा से विधान परिषद में आया, फिर विधान परिषद ये ए, बी और सी कर सकता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, विधेयक उसी प्रकार क्या होगा बच्चे, पारित मान लिया जाएगा जैसा कि विधानसभा ने इन्हें भेजा था। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं धन विधेयक के संबंध में, अब बात करते हैं। चलिए क्लियर कर दिया मैंने आपको, अब हम आते हैं धन विधेयक के संबंध में। देखिए जैसा संघ सरकार में मैंने आपको पढ़ाया है, लगभग वैसी ही चीजें चल रही हैं, बस आपको बखूबी चीजों को जोड़ते चलना हो, रिवीजन करते चलना है, बिना रिवीजन के काम नहीं होने का बच्चे। क्लियर है? आइए धन विधेयक के संबंध में हम बात करते हैं। क्लियर है? धन विधेयक ना, अब धन विधेयक में क्या कहा जा रहा है इसको समझना हम शुरू करते हैं। बच्चे पहले तो धन विधेयक केवल विधानसभा में पेश किया जाता है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, केवल विधानसभा में, केवल विधान सभा में पेश होगा। पूरी बात समझ में आ गई? यानी धन विधेयक के लिए वही कंडीशन है जैसा वहां मैंने संसद में पढ़ा था कि धन विधेयक जो है केवल कहाँ पेश किया जाता है, विधानसभा में पेश किया जाता है बच्चे, परिषद में नहीं। और जब धन विधेयक विधानसभा पारित कर दे तो विधान परिषद को भेजा जाता है। क्लियर होने के समझ में आया बच्चे? पारित होने के बाद, पारित होने के बाद विधान परिषद भेजा जाता है, विधान परिषद भेजा जाता है। 14 दिन परिषद रख सकता है, 14 दिन परिषद रख सकता है। क्लियर हो गया? तो धन विधेयक को विधान परिषद अपने पास कितने दिन रख सकता है? 14 दिन रख सकता है। उसके बाद वो अपनी सिफारिश के साथ या ऐसे ही उसको क्या करेगा, विधानसभा को वापस करेगा। लेकिन अगर पारित नहीं हो रहा है, ठीक है, और एक बात याद रखिएगा बच्चे, ये विधानसभा के ऊपर है कि वो विधान परिषद के संशोधन को मानता है या नहीं मानता है, क्योंकि विधान परिषद में तो आ गया, 14 दिन विधान परिषद में रही, हो सकता है विधान परिषद इसको ऐसे ही पारित कर दे या कोई संशोधन कर दे, तो संशोधन करके वापस विधानसभा को भेज सकता है।
अब ये विधानसभा के ऊपर है कि वो उस संशोधन को मानते हैं या नहीं। क्लियर हो गया? विधानसभा के ऊपर है कि वो उस संशोधन को मानते हैं या नहीं। अच्छा, अब 14 दिन से अधिक ये अपने पास नहीं रख सकते। अगर 14 दिन से अधिक रखेंगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, 14 दिन बाद खुद पारित माना जाएगा। 14 दिन बाद पारित माना जाएगा। क्लियर हो चुका है? यानी सिर्फ 14 दिन ही विधान परिषद रोक सकती है, और अगर 14 दिन के बाद अगर आप नहीं मानते तो ये 14 दिन के बाद खुद ब खुद क्या हो जाएगा? पारित माना जाएगा। अच्छा, धन विधेयक का निर्णय कौन करता है? याद रखिएगा कि इसका जो निर्णय है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, तो ये निर्णय जिस तरह संसद में लोकसभा अध्यक्ष करते थे, उसी तरह धन विधेयक का निर्णय जो है वो कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। क्लियर हो गया? यानी विधानसभा के अध्यक्ष ही डिसाइड करेगा कि कौन सा निर्णय, कौन सा जो विधेयक है वो धन विधेयक है या धन विधेयक नहीं है। पूरी बात समझ में आ चुकी है आप लोगों को ना? फिर हम आते हैं दूसरी शक्ति पर। विधायी शक्ति के बाद हम आते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये कार्यपालिका पर नियंत्रण रख रही है। कार्यपालिका पर नियंत्रण। देखिए बच्चे, कार्यपालिका पर नियंत्रण का मतलब होता है मंत्री परिषद पर नियंत्रण। तो जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि जो मंत्री परिषद है वो विधानसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। क्लियर हो गया? इसका मतलब हो गया कि जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसीलिए मंत्री परिषद पर जो है विधानसभा जो है वो मंत्री परिषद पे क्या रखते हैं बच्चे? नियंत्रण रखते हैं। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। तो ये जो कंडीशन है ये हमने समझ लिया है। चलिए फिर हम आगे सीखते हैं। तो हमने देखा कि मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति क्या है? उत्तरदायी है। क्लियर हो चुका ना? विधानसभा में ही क्या होता है बच्चे? अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है। क्लियर हो गया? फिर याद रखेंगे विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश होता है। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश होता है। अविश्वास प्रस्ताव भी कहाँ पेश होता है? विधानसभा में पेश होता है। पारित होने के बाद अगर मान लीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पारित होने के बाद मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। पारित होने के बाद मंत्री परिषद को क्या करना पड़ता है? त्याग पत्र देना होता है। इसीलिए ये क्या है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस तरह से विधानसभा जो है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं। और कार्यपालिका बच्चे मंत्री परिषद ही तो है। क्लियर हो चुका? अच्छा, ये तो आपको पूरी बात समझ में आई। चलिए अगली शक्ति पे हम चलते हैं, चुनाव संबंधी शक्ति। देखिए विधानसभा को कौन सी चुनाव संबंधी शक्ति है? क्या आप इस बात को सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कि चुनाव संबंधी शक्ति क्या है विधानसभा को? देखिए चुनाव संबंधी शक्ति का मतलब ये होता है कि विधानसभा किस किस को चुन सकते हैं, किसका चुनाव करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? उसी को हम कहते हैं चुनाव संबंधी शक्ति। पूरी बात समझ में आ चुकी है आप लोग को? ठीक है, चलिए अब चुनाव संबंधी शक्ति में देखते हैं किनका चुनाव करता है विधानसभा। तो पहले तो याद रखिएगा कि चुनाव विधानसभा विधान परिषद के जो मैंने आपको बताया था कि विधान परिषद को बहुत कम ही शक्ति है।
ठीक है। हम यहाँ विधान परिषद से भी तुलना करेंगे। तो विधानसभा को चुनाव की क्या शक्ति है, जरा देखते हैं। किसमें भाग लेते हैं? पहले तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं, आपको सब समझा दिया था। चलिए, तो हमें ये पता चल गया कि विधानसभा की चुनाव की शक्ति ये है कि ये राष्ट्रपति के भी इलेक्शन में क्या होते हैं, ये भाग लेते हैं। ठीक है। फिर दूसरा क्या है बच्चे, ये विधान परिषद में 1/3 सदस्य भी लाते हैं। 1/3 सदस्य कहां पर? विधान परिषद में। आपको ये भी बताया था, यानी ये राष्ट्रपति के भी इलेक्शन में भाग लेते हैं, प्लस विधान परिषद के 1/3 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। साथ ही साथ ये अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति करते हैं। ये एवं अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति करते हैं। लेकिन अगर यही आप विधान परिषद की बात कीजिए बच्चे, तो विधान परिषद में क्या है? सिंपल सी बात है कि आपको एकदम साफ समझ में आएगा कि विधान परिषद तो सिर्फ अपने सभापति और उपसभापति की नियुक्ति करता है। विधान परिषद क्या करता है? सिर्फ अपने सभापति और उपसभापति की नियुक्ति करता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन और है, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के भी इलेक्शन में भाग लेंगे, 1/3 सदस्य भी नियुक्त करेंगे और अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भी क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे, जो इनके क्या है? चुनाव संबंधी शक्ति है। यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है। चलिए, अब अगली फिर शक्ति क्या है बच्चे? एक और शक्ति इनकी केयर कीजिएगा, वो है संविधान में संशोधन। क्या संविधान में संशोधन में भी ये भाग लेते हैं? क्या आपको ऐसा कुछ याद आ रहा है? बस इन्हीं चीजों को जोड़ना है, आपको कोई परेशानी यहाँ नहीं होगी। संविधान में संशोधन, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि संविधान में संशोधन की शक्ति दरअसल क्या कहना चाहती है। मैंने आपको कठोर संविधान बताया था बच्चे, ठीक है। कठोर संविधान या अनम्य संविधान, कठोर या अनम्य संविधान, कठोर या अनम्य संविधान बताया था और कहा था कि ये अनुच्छेद 368 के तहत डील होती है। और इसमें मैंने कहा था ना कि कम से कम आधे राज्यों का समर्थन चाहिए, आधे राज्यों का समर्थन चाहिए। और ये जो आधे राज्यों का समर्थन है, तो ये समर्थन कहाँ पारित होगी? जाहिर है विधानसभा में पारित होगी। तो हमने देख लिया कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में भी हमारे राज्य विधानसभा को क्या है? शक्ति प्राप्त